हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका सिज्म यूट्यूब चैनल। रिपब्लिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बजट प्रोग्राम पर डिस्कशन करेंगे और बजट पर चर्चा पीछे हो चुकी है। इसके जो विभिन्न इशूज हैं, बजट आधारित प्रश्न जो किसी भी एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो केवल बजट को देखना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी पीटी के एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जहां होता है और साथ ही सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। इस पर मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा कि इस बजट का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मेंस में किन किन क्वेश्चंस में या किस टाइप के क्वेश्चंस में, उसकी चर्चा बाद में करूँगा अगले किसी डिस्कशन में। अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। बजट पर क्वेश्चंस, अच्छा ये सामने आ रहा है 67वीं बीपीएससी। अच्छा ठीक है, ये रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज का चल रहा है। पीटी डेली टेस्ट 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है सरस्वती पूजा के अवसर पर, और ये आपका डेली टेस्ट होगा। डेली इसमें करंट का टेस्ट है, 10-10 क्वेश्चंस डेली आप करते हैं, चाहे वह बजट से रिलेटेड हो या फिर ओवरऑल करंट नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इस टेस्ट से गुजरिए, साथ ही सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज करके है। तो पूरे डेली टेस्ट से आप जुड़िए, ऑनलाइन है, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, चाहे बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो या और भी एग्जाम्स जो आप दे रहे हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, फिर आगे। एक क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बजट पेश किया जा चुका है 1 फरवरी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। यह जो पहली बार हमारे यहाँ आज़ादी के बाद जो पहली बार हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया था 47 को। बहुत सारा क्वेश्चन अभी आएगा इस क्रम में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन बस बजट का मतलब क्या होता है, बजट एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका बूजेट वर्ड से बना है। फ्रेंच के बूजेट वर्ड से बजट शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है लाल चमड़े की थैला। 1733 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और तब से शब्द प्रचलन में आ गया है। इंडिया में 1860 ईस्वी में पहली बार 1857 क्रांति के जस्ट बाद आप सोच सकते हैं कि बजट लाया गया था, और उसके बाद आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ आ जाएगी। देखिए हमारे संविधान में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल क्या है, बताइए आप लोग, क्या हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? क्या होगा अनुच्छेद, अनुमान लगाइए कुछ। अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द तो नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल उसमें चीज़ें की चर्चा की गई है। बजट शब्द नहीं है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो इसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 112 में है, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेरे कि बजट शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है, तो बजट का उपयोग, इस शब्द का उपयोग किसी भी आर्टिकल में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है, ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा देश का 10% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो इस बार जो अनुमान लगाया गया है वह काफ़ी एक एम्बिशियस डेटा है, और वह 9.27 का है। तो भारत की विकास दर 9 यह वाला जो आंसर है, ठीक है, यह वाला, ठीक है, 9.27 की दर से विकास दर हमारे बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। याद रखना है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ों को आपको याद करना ही होगा, इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं होता है,
ठीक है। तो 9.27 यानी 9.25%, याद रखेंगे मोटा मोटी 9.9, ठीक, डन। दूसरी बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस के क्रम में ही हम लोग चर्चा करेंगे अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे मातरम भारत जो ट्रेन है, ठीक है, वह विकसित की जाएगी। रेलवे क्षेत्र में, रेलवे डिपार्टमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम्बिशियस ये चीज़ें इस बजट में लाया गया है और वह ट्रेन की संख्या 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, पूरे 400 है, 400 है, ठीक है। तो 400 वंदे मातरम ट्रेन को विकसित किया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे? जो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पर गवर्नमेंट ने इस बजट में काफ़ी फोकस किया है, ठीक है। इसके लिए जो क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर लगाया गया है। फिर डिजिटलाइजेशन, डिजिटल बैंक की बातें की गई है। डिजिटल बैंक आरबीआई डिजिटल बैंक का प्रावधान करेगी, उस पर काम करेगी। और साथ ही जितने डाकघर हैं लगभग 1.5 लाख जो डाकघर है उसको कोर बैंकिंग सिस्टम पर, ये 1.5 लाख है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। तो 1.5 लाख डाकघर को क्या किया जाएगा, उस पर कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा, यानी उसको बैंक में तब्दील कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ेगा। जो आम गरीब गुरबा खेती मजदूर किसान है उसका बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। वैसे भी डाकघर बैठे बैठे क्या करना है, एक समय के साथ डाकघरों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस गवर्नमेंट ने लाई है, उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। हालांकि आंशिक रूप से जमा वगैरह बैंकिंग का कुछ काम इसके द्वारा हो रहा था पोस्ट ऑफिस के द्वारा, अब फुल फ्लेजेडली कोर बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है 1.5 लाख, ठीक है। इस सबको हम लोग देख चुके हैं इसमें बजट डिस्कशन वाले क्लास में। डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल एसेट्स है आपका, ये वर्चुअल है, ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्यों, वर्चुअल है, ठीक है। तो ये डिजिटल जो एसेट्स के रूप में जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि बिटकॉइन की थ्योरी पर आधारित होती है, जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, के हस्तांतरण, क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर डैश कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा। तो हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30%, ठीक है, 30%, देखिए ऑप्शन में है आपका 30%, हाँ ये 30%, ये क्या है आपका, ये आंसर हो जाएगा, डन। आगे बढ़े हम लोग, याद रहेगा 30% यानी ऑलमोस्ट 1/3 से थोड़ा सा कम। तो एक बहुत बड़ी एक टैक्स है गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो क्रिप्टो करेंसी से तो लोग फायदा उठा ही रहे हैं, तो क्यों ना इस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर कर लगाने का मतलब 30% कर लगाना, साथ ही जो 1% का जो लेन देन पर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को वैध गवर्नमेंट कर रही है, नहीं, वैध करना नहीं है इसका पर्पस गवर्नमेंट को रिवेन्यू यहाँ से आएगा। दूसरी बात है कि जो डिजिटल करेंसी की बातें हैं तो उस पर आरबीआई काम करेगा और जल्द ही क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ें इंडिया में होगी, डिजिटल करेंसी होगी, ठीक है, याद रहेगा। देखिए एक बार कर लेने पर क्या है कि चीज़ें बिल्कुल ही आसान रहेगी। एग्जाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन से सामना करना पड़ेगा और वहाँ पर आप गलतियाँ नहीं करेंगे। एक बार यहाँ पर चीज़ें डिस्कशन हो जाएगी। जो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है 2022-23, ठीक है, 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अभी जो चलेगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। बजट भी यही कहलाता है,
22-23 कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल 23 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य, राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है। तो ये तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें 6-2, ठीक है, 4Q, ठीक है, 64 याद रखेंगे, 64 याद रखेंगे, 6 और 4 याद रहेगा। तो 6.4 राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 23 के लिए रखा गया है कि चलिए ठीक है भाई, अभी 6.4 से भी हम काम चला लेंगे, बाद बाकी आगे इसमें और कमी गवर्नमेंट लाएगी 24-25 तक, ठीक है। तो 6.4 आपका यह आंसर है, डन, याद रहेगा 6.4 ये राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच है, उनके लिए सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर डैश किया जाएगा। तो ये भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर है, याद करना पड़ेगा। और उसको 12% से घटा करके 7%, जो आपका जो लास्ट ऑप्शन है 7%, ठीक है, ये होगा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है। बहुत अच्छी बातें हैं कि हर एक साल यह उम्मीद होती है कि सरकार जो टैक्स स्लैब है उसमें चेंजेज लाएगा, और ठीक है, हर एक की अपेक्षाएं होती है। तो नए कर नियम की घोषणा की है, क्या है भैया ये, तो जहां एक करदाता करों के भुगतान पर डैश में एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। अच्छा ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना, या 5 साल। तो इसमें अब यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप टाइम पर नहीं जमा कर पाते हैं या किसी भी कारणवश, ठीक है, तो उसमें आपको 2 साल का मोहलत दिया जाएगा, और 2 साल के अंदर आप क्या करेंगे, एक रिटर्न दाखिल, ठीक है, अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। डन, 2 साल तक। इसके लिए आपको पेनल्टी रन नहीं की जाएगी, 2 साल के अंदर आप कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के इनकम का एक सबसे बड़ा स्रोत यही इनकम टैक्स है और साथ ही कॉरपोरेशन टैक्स है, ठीक है। ये भी प्रश्न बनेगा, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चंस होगा, मैं करा देता हूं कि ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, तो याद रखेंगे कि उनका 4थी बार था, 4थी बार उन्होंने बजट कंटिन्यूसली पेश किया है। और पिछले से 2020 वाला जो उनका बजट भाषण था वह सबसे लंबा बजट भाषण था बजट के इतिहास में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देश के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल तक विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। पीएम ई विद्या, पीएम ई पाठशाला, पीएम ई गुरु, पीएम ई सरस्वती, पीएम ई बुक, क्या होगा। तो पीएम ई विद्या के तहत डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जैसे हम लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है इस दिशा में। तो उसी ढंग से गवर्नमेंट क्या करेगी, पीएम ई विद्या के तहत जो 12 से 200 टीवी चैनल को विस्तार किया जाएगा। यह अलग अलग भाषाओं में होगा, अलग अलग कक्षाओं के अनुरूप होगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप्स ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में यह गवर्नमेंट के द्वारा यह किया जाएगा, ठीक है। पीएम ई विद्या पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह क्या है। तो बहुत ही अच्छा जीएसटी संग्रह रहा है इस पेंडेमिक टाइम में भी। हमारा जीएसटी जो संग्रह है, और जीएसटी से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका इस साल कॉर्पोरेट टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है। तो
जीएसटी संग्रह इस बार 1,40,000, ये आपका ये ऑप्शन 140, 1,40,986 करोड़ रुपया। अब सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट से गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है, हम जबकि हमारी इस साल की जो बजट है, बजट कितना है इस साल की, हमारी बजट है 39.45 लगो मान लीजिए, हाँ 39.45 लाख करोड़, ठीक है, इतना करोड़ का हमारा बजट है। इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट यह होता है, जो भी बनेगा 17-18% जो भी बनेगा, ठीक है, एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा, उसे नहीं ज़्यादा होगा कुछ, तो इसमें इतने बार इस बजट में 39.45, इसको आप अपनी सुविधा के लिए, हालांकि ये 44 समथिंग 900 समथिंग है, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आप इसको लगभग आप अप्रॉक्सीमेट 40 लाख, 40 लाख याद रहेगा, 40 लाख करोड़ के रूप में याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में आप क्लिक कर लेंगे, ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये सारे एग्जाम जो टेस्ट सीरीज आप लोग देंगे या जो लोग दे रहे हैं, ये सब उसी का पार्ट है, उसी का क्वेश्चंस है, और ये टेस्ट सीरीज ही नहीं, यह आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सामना करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है, चाहे वह दरगाह का एग्जाम हो, सीडीपीओ का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी हो, बैंकिंग जो भी है, रेलवे, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। तो बहुत ही एम्बिशियस गवर्नमेंट की इस संदर्भ में है कि 60 लाख रोजगार सृजन करने की क्षमता का अनुमान गवर्नमेंट ने लगाया 14 क्षेत्रों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में, ठीक है, तो 60 लाख जो पहला है आपका आंसर होगा, 60 लाख। डन, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के डैश के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास, डिफेंस, R&D खोला जाएगा, ठीक है। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास का बजट के 25% के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए अनुसंधान और R&D खोले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 25%, वो यानी 1/4 याद रहेगा, 1/4 25%। डन, इसमें भी वृद्धि की गई है रक्षा क्षेत्र के बजट में भी, और आई थिंक ये 65% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5% से घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है, यह 23% है, ठीक है। शेयरों पर अधिभार को 28 से घटा करके 23 याद रहेगा, जहां 28.5 था उसको घटा करके 23 कर दिया गया है, ठीक है, यानी 5.5 माइनस कर दिया गया है, -5.5, तो 23 आ जाएगा। डन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए आवासों को पूरा किया जाएगा। यह संख्या 80 लाख का है। रोजगार वाले में याद रखना है 60 लाख का, रोजगार वाले में 14 क्षेत्रों से, और इसमें क्या है 80 लाख ऐसे आवासों को पूरा करने के लिए सरकार चिन्हित किया है, 80 लाख नए हाउसेस का। डन, याद रहेगा 80 लाख यानी 1 करोड़ में केवल 20 लाख कम। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1950 में हुआ था आज़ादी के बाद, या 46 में हुआ था।
तो आज़ादी तो 47 मिली थी, तो सिंपल सी बातें हैं कि आप 47 पर ही आप जाएंगे 26 नवंबर 1947 को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1947। आज़ादी के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, ठीक है, षणमुगम शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो यह रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के द्वारा ही बनाया गया है। 2020 वाला जो बजट था उसमें आई थिंक 2 घंटा 45 मिनट का भाषण था, तो काफ़ी लंबा भाषण था, ठीक है, काफ़ी लंबा भाषण। देखिए आँख मिचौली चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी कभी काल धोखा दे सकती है। आदमी तो धोखा दे ही देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी देखिए, वाह क्या नज़ारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ लाइट की प्रॉब्लम लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनपीएस में नियोक्ता के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़कर 10% हो गई है। मैं कंफर्म इसका नहीं हो पा रहा हूँ, इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अच्छा इसका जिन लोगों को चाहिए, ठीक है, जिन लोगों को चाहिए तो आप लोग अपना नाम व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पर अपना नाम और ये टेस्ट सीरीज से तो आपको जुड़ना ही है। ये सारा क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज का पार्ट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में इन सारे एरिया से क्वेश्चंस आएगा जो डेली टेस्ट सीरीज है, और लगभग सारे एग्जाम्स के लिए पूरे साल भर टेस्ट सीरीज चलता रहेगा बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो इन सब का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐप पर डाल दिया जाएगा। इसलिए रिपब्लिका का ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल कीजिए, रिपब्लिका का ऐप, और उस ऐप पर ही सारा टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होगा, जिसमें आपका तुरंत एग्ज़ाम देंगे, सबमिट करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसका सही आंसर क्या है सारे क्वेश्चंस का वह भी आ जाएगा, ठीक है, और उसका पीडीएफ अलग से भी दे दिया जाएगा। डन। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है, घर बैठे बैठे आप लाइब्रेरी में बैठ करके, घर में बैठ करके आप अपने पीजी में, हॉस्टल में, जहाँ भी आप हों, बैठे हों, दूर दराज गांव हो, घर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है और हम लोग भी उसके छोटे से हिस्सा, एक कंट्रीब्यूशन कह लें देश की अर्थव्यवस्था में या देश की शक्ति शिक्षा व्यवस्था में। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु क्षेत्र फोकस एरिया प्रस्तुत किया गया था? यह टोटल 7 एरिया है, ठीक है। इसमें पीएम गति शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको 7 इंजन के रूप में देखा गया है, 4 स्तंभ और 7 इंजन के रूप में, ठीक है। तो इसमें टोटल जो फोकस एरियाज है वह 7 है और यह सात एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट यानी उत्पादन को बढ़ाना, सनराइज अपॉर्चुनिटी है, और एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा का संक्रमण। अब हमें एक ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट की काफ़ी फोकस है। जो 7 इंजन है, 7 इंजन में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पीएम गति शक्ति है, उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें रेलवे है, नेशनल हाईवे है, मास ट्रांसपोर्टेशंस है, बंदरगाह है, लॉजिस्टिक्स है। तो इन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट की काफ़ी फोकस है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली? देखिए डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा जोर है इस बार के बजट में। एक गवर्नमेंट बिल्कुल ही एक आत्मनिर्भर भारत के आधार पर, पहले तो आत्मनिर्भर हमें बनना है और उसी आधार पर एक विकसित भारत का सपन 1947 तक, 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट है। बहुत अच्छी बात है और हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा, हम सबको इसमें कंट्रीब्यूशन देना है। एक यज्ञ है, उस यज्ञ में आहुति आपको भी देना होगा, त्याग आपको भी करना होगा। और त्याग क्या करना है? आपको अपने आलस्य को त्याग करना है और कर्मण्यता को
त्याग करके हमें कर्मठता दिखाना है। आपका जो भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र में आप अच्छा करें, खूब अच्छा करें। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यही एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी, क्या है, कितनी बैंकिंग है? तो देखिए इसमें है कि चूंकि अमृत महोत्सव चल रहा है, क्या चल रहा है अभी, अमृत महोत्सव से हम शताब्दी वर्ष में जाएंगे 2047 तक। 100 वर्ष हमारी आज़ादी का होगा और अभी 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। तो इसी को कोरिलेट करके देखिए जो 75 जिला है, ठीक है, तो 75 डिजिटल बैंक की स्थापना, 75 जिला में 75 डिजिटल बैंक। डन, याद रहेगा, क्योंकि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं इसलिए इस 75 को लिया गया है। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, जैसे आरबीआई देखिए आ गया, आरबीआई बैंक विल इंट्रोड्यूस ए डिजिटल रुपी, अच्छा इंग्लिश में है, जो डिजिटल रुपीज है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है आरबीआई, ठीक है। तो प्रश्न ये होगा कि कौन करने जा रहा है, कौन सी रुपी है, तो डिजिटल रुपी है, और किसके द्वारा होगा, तो ऑब्वियसली इंडिया में आरबीआई के द्वारा होगा। फिर दूसरी बात है कि जो डिजिटल रुपी है मैं बताया था कुछ क्रिप्टो करेंसी टाइप की होगी, वर्चुअल टाइप की होगी, ठीक है। लेकिन जो बिटकॉइन है उसको हम लीगलाइज नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। एक अलग भारतीय इंडियन इकोनॉमी में यह होगा, ठीक है, एक वर्चुअल कॉइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हाउ मच टैक्स विल बी लेविड ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स। तो जो वर्चुअल एसेट्स है उस पर आई थिंक चर्चा हो चुकी है, 30%, देयर विल बी 30% लेविड ऑफ ट्रांसफर ऑन वर्चुअल एसेट्स पर 30% टैक्स लेवी लगाया गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड हाउ मच इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल 22-23 के लिए। तो यह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी पूंजीगत जो खर्चा है, व्यय है, उस पर काफ़ी फोकस किया गया है और इस बार 35% यानी मोर देन 1/3, ठीक है। तो 35% इसमें इंक्रीज, 35% इंक्रीज किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। डन, याद रहेगा 35%, काफ़ी एक बड़ा डेटा होता है 35%। तो ताकि लोगों को रोजगार मिले, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी चीज़ होती है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कस्टम ड्यूटी फॉर कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मच %। देखिए जो डायमंड होगा, डायमंड की कट और पॉलिश पर, तो उस पर रिड्यूस कर दिया गया, घटा दिया गया है, और यह 5% घटाया गया है। थोड़ा सा याद करना होगा, फैक्ट्स एंड फिगर है, हालांकि ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है, हो भी सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। द कस्टम्स ड्यूटी ऑन अम्ब्रेला हैज बीन रेज्ड, तो डायमंड पर कम कर दिया गया है, तो वहीं अम्ब्रेला पर जो कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया है, रेज कर दिया गया है। वह कितना है, 20% को बढ़ा दिया गया है। डन। इस पर डायमंड वाले पर याद रखना है 5%, तो अम्ब्रेला वाले पर वहाँ पर 5% को कम कर दिया गया है, अम्ब्रेला में 20% को बढ़ा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस है, हाँ आई थिंक लास्ट क्वेश्चंस होगा ये कहीं। विच अमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बिकम कॉस्टली आफ्टर द यूनियन बजट 22-23 प्रेजेंटेशंस। अम्ब्रेला, जेम स्टोन, डायमंड और इमिटेशन ज्वेलरी। तो इमिटेशन ज्वेलरी आई थिंक नकली ज्वेलरी होता है या जो भी होता हो, ठीक है। तो यह पर जेम स्टोन इस सब पर तो डायमंड वगैरह पर घटाया गया है, तो ऑब्वियसली सस्ता हो जाएगा। अम्ब्रेला पर चूंकि बढ़ाया गया है, तो अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, अब कॉस्टली हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अम्ब्रेला, ठीक है, याद रखना है। ऐसे जनरली ऐसी चीज़ है कि एक कॉमन सेंस से आप लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं अम्ब्रेला का तो कॉस्ट घटा दिया होगा गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए बी अवेयर, बी अलर्ट, इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो गलती आपको नहीं करना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं है। चलिए, एक क्या है, तो यही है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। सबसे पहले तो रिपब्लिका